हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आई है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, तो इसमें आई है 500 असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्टेबल करियर चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। तो अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है 2 अगस्त से, और आपके पास लास्ट डेट हो जाती है 17 अगस्त। ठीक है, और टीयर 1 की टेंटेटिव डेट आपको देखने को मिलेगी 7 सितंबर, और वहीं आपको टीयर 2 की भी टेंटेटिव डेट देखने को मिलेगी 28 अक्टूबर। तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है पीडीएफ में। और आपको हर एक एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आपको लगभग 7 दिन पहले मिल जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होना होगा उससे 7 दिन पहले। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रहे एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, और आप एक ही स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस स्टेट या देखिए, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है, और सिलेक्शन भी वहीं के लिए होगा। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन का इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगा। ठीक है, अब देखिए, जो जो भी बोल्ड में मेंशन है चीज़ें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने वैकेंसीज का ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने टोटल 500 पोस्ट के लिए अनाउंस किया है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स और यूटी के लिए इन्होंने सीट को फिक्स किया हुआ है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? देखो, ये रिक्रूटमेंट स्टेट और यूटी वाइज है, इसलिए आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वहीं आपको एग्ज़ाम देना है, और सिलेक्शन भी वहीं के लिए हो रहा होगा। ठीक है, हर स्टेट के लिए रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं डिटेल में, है ना। ओके, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी शामिल हैं, लगभग 289 सीट्स। साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोटा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि मान लीजिए कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लेकिन आपके स्टेट या यूटी में वो रिजर्व वैकेंसी नहीं है, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स पर compete कर रहे होंगे। ठीक है, और उसमें एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले वही इन्होंने नेशनैलिटी को मेंशन किया है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, या फिर आप नेपाल के सब्जेक्ट हो सकते हैं, या भूटान के सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर टिबेटन रेफ्यूजी जो कि जनवरी 1 1962 से पहले इंडिया आया हो, या फिर परमानेंट सेटल होने के लिए आया हो। तो कुछ केसेस में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज भी एलिजिबल हो जाते हैं। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो वो हो जाती है आपकी एज ऑन 31 जुलाई 2025 के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30, यानी आपका जन्म 31 जुलाई 1995 के बाद और 31 जुलाई 2004 से पहले हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी इन्होंने ये देखिए एज रिलैक्सेशन भी अच्छे से मेंशन किया हुआ है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये देखिए, SC/ST को मिलेगा 5 साल, है ना। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को उनके सर्विस पीरियड प्लस 3 इयर्स, यानी मैक्सिमम आपको 45 इयर्स देखने को मिलेगा। विडोज हो गए, डिवोर्स्ड विमेन हैं तो उनको 5, और वहीं OICL के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये आप इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें
तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, साथ ही इंग्लिश आपके एसएससी, एचएससी, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल है ना, उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जिस स्टेट या यूटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए आपको, उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे इन्होंने एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स के लिए और बाकी आगे पीडब्ल्यूडी हो गया और ये आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, इनके लिए कुछ डेफिनेशन और गाइडलाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये हो जाता है कि पीडब्ल्यूडी में 40% या ज़्यादा डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड होगी, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, स्क्राइब ऑप्शन आपको मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही आपका क्राइटेरिया की 8 लाख से कम और प्रॉपर्टी लिमिट के अंडर होना चाहिए, सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। बाकी ये बहुत डिटेल्ड कंडीशंस और क्लॉजेज आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब रही डिस्क्लेमर की बात, तो देखिए इसका मतलब सिंपल सीधी भाषा में ये हो जाता है कि सिर्फ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फुलफिल करने का मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली एग्जाम या फिर अगले स्टेज में बुलाए जाएंगे। कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो आपको शॉर्टलिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और सिलेक्शन का फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। साथ ही साथ अगर एग्जाम पैटर्न या स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कंपनी कर सकती है, और आपको इनकी वेबसाइट पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसलिए नोटिफिकेशन को लास्ट तक पढ़ना है और अपडेट्स को रेगुलरली चेक करते रहना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। क्या है वो, तो देखिए यहाँ बात हो रही है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले जब हम प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर चाहें तो ऑनलाइन प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका ऑप्शन आपको अप्लाई करते वक्त चूज करना होगा। ट्रेनिंग का इनवाइट आपके रजिस्टर्ड ईमेल या एसएमएस पर आ जाएगा। ध्यान रहे, ट्रेनिंग लेने का मतलब ये नहीं कि जॉब कंफर्म हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन हेल्प है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए इसमें इन्होंने ना 3 स्टेजेस मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले टियर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि 100 मार्क्स का होगा और एक ऑनलाइन टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अलग अलग सेक्शंस होंगे। हर सेक्शन के लिए फिक्स टाइम होगा और पासिंग मार्क्स आपको लेना ज़रूरी हो जाता है। वहीं टियर 2 की जब हम बात करें तो वो होगा आपका 250 मार्क्स का, वो भी ऑनलाइन टेस्ट ही होगा 2 घंटे का, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस होंगे। ये स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाने के लिए काउंट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो देखिए उसमें रीजनल टेस्ट, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मार्क्स ऐड नहीं होंगे उसके, लेकिन जो पास करेगा वही, जो इस टेस्ट को पास करेगा वही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ पाएगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, प्रीलिमिनरी में, प्रीलिम्स में पास होने के बाद ही आप मेंस दे सकेंगे, और मेंस के बाद ही रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। हर सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लेना ज़रूरी हो जाता है। रॉन्ग आंसर पर आपको देखने को मिलेगी पेनल्टी, जो है 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज मेंस के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ठीक है, लेकिन आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस पर भी आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कंडीशन है। अगर कोई कैंडिडेट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है तो कंटिजेंसी लिस्ट का यूज़ हो सकता है। ठीक है,
देखो, सिंपल शब्दों में यही बात है, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना काफ़ी नहीं है, आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, डॉक्यूमेंट सही देने होंगे और मेडिकल फिटनेस क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ें तो इन्होंने यहाँ पर कुछ एंट्री रूल्स और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल दी हुई है। तो एग्ज़ाम देने के लिए 3 चीज़ें कंपल्सरी इन्होंने बताया है कि आपके पास एग्ज़ाम का वैलिड कॉल लेटर प्रिंट आउट होना चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, है ना, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, आप पढ़ सकते हैं ये जो भी आपके पास है जो आप लेके जाना चाहें। दूसरा, उस आईडी प्रूफ का एक फ़ोटो कॉपी भी आपको कैरी करना होगा। ठीक है, बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ है। अगर मिसमैच हुआ तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरा, आपके पास पूरा ये नोटिफिकेशन आपको पहले पढ़ के जाना है ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। आप वहाँ जाके कुछ ऐसा नहीं हो कि सेंटर पर पहुँच रहे हैं और आपको एंट्री नहीं मिल रही है किसी छोटी चीज़ के ऊपर, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट हो या कुछ और हो, है ना। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। बाकी मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशली ध्यान रखना होगा कि उनका नाम मैच हो रहा है। रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँचना ज़रूरी हो जाता है, लेट आने पर एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा आपको। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एक्चुअल ड्यूरेशन 1 घंटा होगा, मेंस का 2 घंटा, लेकिन सेंटर पर आपको 3-4 घंटे पहले ही पहुंचना होगा ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लॉगिन प्रोसेस आप अच्छे से कर पाएँ। बाकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका हो सकता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ आपकी ली जाएगी, ये मैच होना चाहिए वरना कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। बाकी फिंगर्स साफ ड्राई और मेहंदी फ्री रखना होगा, और अगर आप थंब इंजर्ड है आपका तो सेंटर पर तुरंत बताना होगा। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप समय पर वहाँ पर पहुँचे। सिंपल बात यही है। देखिए, ज़रूरी भी हो जाता है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अपना नाम मैच कराएं और टाइम पर पहुँचे ताकि अच्छे से बायोमेट्रिक डिटेल्स आपकी वहाँ पर ली जा सके, जो भी रूल्स हैं उनके हिसाब से, है ना। बाकी इन्होंने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डिटेल्स अच्छे से दी हुई हैं। देखो, मेंस क्लियर करने के बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपका कंडक्ट होगा जिसमें चेक किया जाएगा कि आप अपने स्टेट या यूटी की लोकल लैंग्वेज पढ़ लिख या बोल सकते हैं, है ना, या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ, और देखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, फेल अगर आप हो जाते हैं इसमें तो सिलेक्शन आपका कैंसिल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो फाइनल स्टेज में ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको देनी होंगी, जैसे 10वीं का, 12वीं का ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, फोटोज, और अगर एप्लीकेबल हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी। तो डॉक्यूमेंट्स गलत या इनकम्प्लीट हुए तो दिक्कत आ सकती है, तो आप पहले ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें तो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट इन्होंने दी हुई है जो कि स्टेट वाइज है, और प्रीलिमिनरी एग्जाम के सेंटर अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेंगे आपको। वहीं मेन के सेंटर की जब हम बात करें फेज 2 एग्जामिनेशन की, तो वो वहीं स्टेट यूटी में होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए, मेंस एग्जाम का सेंटर वही स्टेट यूटी में होगा जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, और बाकी कंपनी सेंटर्स चेंज कर सकती है और फाइनल अलॉटमेंट उन्हीं का ही डिसीजन होगा। सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस आपको कॉल लेटर में देखने को मिलेगा, और एक बार सेंटर अलॉट हो जाए तो चेंज होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो अलग अलग स्टेट में हैं, और मेन वाला मैंने अभी बताया कि वो उसी स्टेट या यूटी में होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंटर्स को बदल सकती है या मर्ज भी कर सकती है। ठीक है, और आपको फाइनल सेंटर के नाम और एग्जैक्ट एड्रेस आपको कॉल लेटर में देखने को मिलेंगे। सेंटर अलॉटमेंट कंपनी का फाइनल डिसीजन होगा, और अगर आप अलॉटमेंट कैंसिल होता है आपका तो चेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त आपको पूरा ध्यान देना है और केयरफुली सेलेक्ट करना है। ठीक है,
समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ें तो इन्होंने यहाँ पर फ़ी मेंशन की हुई है, तो आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 850 फ़ी देखने को मिलेगी, और रेगुलर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो सिर्फ 100 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और देखिए फ़ी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक बार फ़ी पे करने के बाद रिफंड पॉसिबल नहीं है, और ना ही कोई फ्यूचर रिक्रूटमेंट में एडजस्ट किया जा सकेगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी कंफर्म करना सेफ रहेगा। ठीक है, अब बाकी कैसे अप्लाई करें तो उसका पूरा प्रोसेस इन्होंने डिटेल में दिया है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होगा, और लिंक आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले क्लिक करना है आपको फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और वहाँ पर जाके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा। फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना है, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल और कैटेगरी, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, सब कुछ आपको सही सही ध्यान से भरना है। बाकी इन्होंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। जब आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो क्या क्या स्पेसिफाइड साइज़ है वो आप चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स को अपना रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू स्क्रीन पर सभी डिटेल्स आएंगी, तो आपको चेक करना है, क्योंकि सबमिट होने के बाद चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। लास्ट स्टेप में आपको अपना क्या बोलते हैं, ये फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, जिसके अलग अलग इन्होंने तरीके दिए हुए हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या ई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और फिर आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बाकी इन्होंने ये सब डिटेल में मेंशन किया हुआ है, मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में समझा दिया है, और आप ये एक बार खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और बाकी ये आप जानते ही हैं कि कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन प्रोसेस में अगर चीटिंग, इम्पर्सोनेशन या मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन, फ्यूचर एग्जाम से बैन या फिर लीगल एक्शन तक हो सकता है। और मिसकंडक्ट में पेपर लीक, मोबाइल यूज़, गलत डॉक्यूमेंट्स देना भी शामिल है, और रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करना तक शामिल है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ज़रा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे इन्होंने SC ST कैंडिडेट्स का ट्रेवलिंग अलाउंस मिल सकता है अगर वो मेंस या इंटरव्यू देने अपनी सिटी से बाहर जा रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। इसके लिए उन्हें वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट और ट्रेवल टिकट्स का प्रूफ देना होगा। बाकी TA सिर्फ स्लीपर क्लास ट्रेन फेयर के हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी आप इसको खुद पढ़ के देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ना। आगे देखें तो इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। अब प्रोबेशन देखिए, प्रोबेशन पीरियड इन्होंने मेंशन किया हुआ है 6 महीने का होगा, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्सटेंड किया जा सकता है। और प्रोबेशन में ट्रेनिंग कंप्लीट करना और इंटरनल एग्जाम्स पास करना मैंडेटरी है, वरना कंफर्मेशन आपका डिले हो सकता है। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स रिज़ाइन कर देते हैं प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान, and candidates whose services are terminated by the company during the probationary period shall be liable to pay the amount equivalent to the salary paid and received by them during their entire service in the company, in addition to an amount of 25,000 towards partial cost of training। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे एमोल्यूमेंट की बात करें तो देखिए, असिस्टेंट का बेसिक पे 22,405 पर मंथ देखने को मिलता है। बाकी अलाउंसेस के साथ मेट्रो सिटीज़ में ग्रॉस सैलरी लगभग आपको 37,000 तक देखने को मिलेगी, यानी 37,000 आपको देखने को मिलेगी। बाकी बेनिफिट्स में DA, HRA, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव, ट्रेवल सब्सिडी और
ये ग्रेचुइटी सब कुछ ये आपको देखने को मिलेगा, ये सब शामिल है इसमें, है ना। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। देखिए फॉर्म भरते वक्त वही एक ही स्टेट ड्यूटी के लिए आपको अप्लाई करना है और वही सेंटर पर मीन्स देना होगा, और डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, वरना कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव रखने हैं, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करते रहना होगा, क्योंकि कोई भी चेंजेस होंगे तो वो नोटिस के थ्रू वहीं पर आएंगे। तो ये थी OICL असिस्टेंट काडर के रिक्रूटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आपको इन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपका एग्जामिनेशन स्मूथ रहे और लास्ट मोमेंट पे कोई टेंशन नहीं हो। तो कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग OICL एग्ज़ाम के लिए। अपना बेस्ट दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।